मसीह का तमाम ये संबोधि लाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब से जुड़ी हुई, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरें जिनका सीधा आपसे होता है सरोकार। और उन खबरों का विश्लेषण करने के लिए हर रोज की तरह हमारे साथ मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए सबसे पहले आपको यही बता देते हैं कि आज के कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है, किन मुद्दों पे हम बातचीत करने वाले हैं, ऑन द शो पे नजर डालते हैं। ई कॉमर्स पर झूठ नहीं चलेगा। ई कॉमर्स से जुड़ी हुई लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आज भी जो है सरकार की सख्ती को लेकर क्या कुछ अपडेट्स है डिटेल में आपसे बताएंगे। मॉनसून को लेकर के राहत भरी खबर आई है और क्या वो खबर है और कब आ रहा है मॉनसून, ये भी आपको डिटेल में बताएंगे। एफडी कराने वालों को ढूंढ रहे हैं बैंक, क्या है पूरी खबर, करेंगे विस्तार से चर्चा। गोल्ड लोन पर आरबीआई की और सख्ती, लगातार जो कंपनियां इससे जुड़ी हुई हैं शेयर बाजार के अंदर, उनमें दबाव देखने को मिल रहा है। नई अपडेट क्या है वो अब से कुछ ही देर में चर्चा करते हैं। चांदी पर लगने लगे हैं बड़े दांव। जी हाँ, चांदी में क्या कटेगी चांदी और क्या कुछ लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं ये भी बताएंगे आपको। और प्रॉपर्टी के फेर में बुरा फंसा है चीन। जी हाँ, क्या कुछ मामला है इसको लेकर के, ये भी हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहले खबर ई कॉमर्स वाली। जी हाँ, अमेजन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसी ऑनलाइन कंपनियों को जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म से फेक प्रोडक्ट रिव्यूज़ को हटाना पड़ सकता है। ई कॉमर्स के फेक रिव्यूज़ को लेकर के अब सरकार बहुत कठोर कदम उठाने जा रही है। इसके तहत सरकार इन कंपनियों को यूज़र के रिव्यूज़ को एडिट करने से रोक सकती है। इतना ही नहीं, सरकार कंज्यूमर रिव्यू के लिए अब तक स्वैच्छिक गुणवत्ता मानकों को अनिवार्य बनाने पर भी विचार कर रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न का पता लगाने के लिए सरकार एक मोबाइल ऐप भी तैयार कर रही है। सर, ये फेक रिव्यू को हटाने की व्यवस्था किस तरीके से लागू होगी सर? शिकायतें डार्क पैटर्न को लेकर काफ़ी ज़्यादा थी, हमने इस पर कल भी चर्चा की थी। आज स्थितियां और स्पष्ट होकर सामने आई। हाल में ही भारतीय मानक ब्यूरो ने BIS ने एक नया स्टैंडर्ड जारी किया है जो इस वेबसाइट्स के ऊपर जो रिव्यू डाले जाते हैं उनके नियमों को लेकर, उनकी पारदर्शिता को लेकर कुछ नियम तय करता है। दूसरी चीज़ ये कि अभी तक सरकार ने कंपनियों को इस मामले में स्वैच्छिक स्तर पर काम करने के लिए कहा था कि वो गलत और फेक रिव्यू ना डालें। ये मामला कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आप उसकी रेटिंग चेक करते हैं और उस रेटिंग नीचे इससे रिव्यू से या लोगों की तरफ से दी गई रेटिंग से डिसाइड होती है। ये रेटिंग और अच्छे रिव्यू आपको उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। यही पूरी प्रक्रिया में खासा घपला है और यही डार्क पैटर्न्स हैं। ये कंपनियां खुद अपनी तरफ से रिव्यू लिखवाती हैं, कंपनियां अपनी तरफ से रेटिंग्स दिलवाती हैं जिससे कि कुछ खास प्रोडक्ट लिए जाएं। इसमें दोहरे नुकसान होते हैं। उपभोक्ता को गलत सूचना मिलती है, गलत प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है और बाकी जो सेलर हैं उस प्लेटफॉर्म पर उनके साथ अन्याय होता है क्योंकि उनके अच्छे प्रोडक्ट्स को अगर इस तरीके की रिव्यू और इस तरीके की सर्विसेज नहीं मिलती है जो ई कॉमर्स कंपनियां खास प्रोडक्ट्स को देती हैं तो इससे उनकी सेल्स पर असर पड़ता है। तो अब जो नई व्यवस्था है उसमें सख्ती की है। एक तो स्वैच्छिक व्यवस्था खत्म करके नियम तय किए जा रहे हैं, कौन लिखेगा, कैसे लिखेगा और कंपनियां उन्हें एडिट नहीं कर पाएंगी। जो रिव्यू लिख रहा है वो चाहे कितना भी खराब हो, एज इट इज़ पब्लिश होगा। इसके नियम तय किए जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि सरकार एक मोबाइल ऐप भी लाने जा रही है जिसके जरिए जानकारी की जा सकती कि कैसे वेब काम करेगा अभी पता नहीं, जिसके जरिए जानकारी की जा सकेगी कि रिव्यू सही है या नहीं। पर विपुल जी, यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है कि इस तरीके के पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, लागू कराने के लिए सरकार के पास क्षमताएं नहीं है क्योंकि हजारों लाखों प्रोडक्ट बिक रहे हैं। ई कॉमर्स पे $112 बिलियन का मार्केट है और उसमें असंख्य तरीके के रिव्यू लिखे जा रहे हैं। AI जनरेटेड रिव्यूज़ हैं जो कंपनियों का जो ई कॉमर्स कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। तो कैसे डिसाइड होगा कि रिव्यू सही है या गलत है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा डार्क पैटर्न्स को रोकने का, ये देखना होगा क्योंकि कोशिशें इससे पहले भी होती रही हैं क्योंकि पर तकनीक काफ़ी आगे है। तो देखना ये ज़रूरी होगा कि क्या वास्तव में ये फर्जी फेक रिव्यू रोक पाएंगे। चलिए इस पर नजरें रहेंगी क्या किस तरीके से चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं और क्या वाकई में सरकार फेक रिव्यू को रोक पाती है या नहीं रोक पाती है। इधर देश में मानसून के पहुंचने को लेकर के मौसम विभाग ने अपना अनुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई को मानसून केरल के तट पर पहुंच जाएगा। मौसम विभाग का मानना है कि इस साल मानसून सीजन यानी कि जून से सितंबर के दौरान
देश में सामान्य से ज़्यादा बरसात हो सकती है। मानसून को लेकर के अप्रैल में जारी हुए मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 61% संभावना सामान्य से ज़्यादा बरसात की है। मानसून सीजन के दौरान देश में औसतन 87 सेंटीमीटर बरसात होती है। सर, क्या मान के चले अच्छे मानसून की उम्मीद की जा सकती है? आंकड़ा तो अब जो पूर्वानुमान आया है मानसून का वो काफ़ी उत्साहित करने वाला है, क्योंकि पिछले साल का तजुर्बा खराब था। 29 तारीख के आसपास ये मानसून पहुंच जाएगा और केरल में 31 मई को मानसून की लैंडिंग होगी। अगर आप ये चार्ट देखें तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो एक्चुअल ऑनसेट डेट मानसून की क्या थी और जो फोरकास्ट डेट थी उसमें 2 से 3-4 दिन का अंतर रहता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो आंकड़ा आया है ये थोड़ा एडवांस्ड है, या ऐसा लग रहा है मौसम विभाग को कि मानसून समय से 1-2 दिन पहले आ जाएगा। हालांकि वास्तविक आमद में और पूर्वानुमान में थोड़ा फर्क होता है। पर यहाँ से एक दूसरी चुनौती शुरू होती है। मानसून में सामान्य बरसात की भविष्यवाणी की गई, पर भारतीय मानसून की प्रकृति बदल चुकी है। पिछले 10 सालों में अच्छा और सामान्य मानसून भी भारत के बहुत बड़े हिस्से को पर्याप्त पानी नहीं दे पाता। भारत के बहुत सारे हिस्सों में पैचेस में सूखा रहता है। और पिछले साल जब एल नीनो का असर था तब तो ये बहुत ज़्यादा गहराया हुआ था। तो इस साल भारत की कृषि की और पेयजल की उम्मीदें मानसून पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जैसा हम आपको लगातार बताते चले आ रहे हैं, पूरे मध्य भारत के हिस्से में और पूरी भारत के हिस्सों में जलाशयों में पानी लगभग खत्म हो चुका है। 30% 35% पानी बचा है। तो अगर मानसून जरा भी कमजोर पड़ा या मानसून में जो वर्षा का वितरण है वो असमान हुआ तो ये समस्या फिर अगले साल और ज़्यादा गहरा सकती है। इधर भारत से एक्सपोर्ट हुए मसालों में तय लिमिट से ज़्यादा इथाइलिन ऑक्साइड पाए जाने के बाद सरकार ने मसालों के निर्यात पर क्वालिटी चेक को बढ़ा दिया है। अब सिंगापुर और हांगकांग को एक्सपोर्ट होने वाले सारे मसालों के लिए इथाइलिन ऑक्साइड की टेस्टिंग ज़रूरी कर दी गई है। इसके अलावा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समिति से मसालों में इथाइलिन ऑक्साइड की लिमिट तय करने की भी मांग की है। सर, इतनी सेंसिटिव क्यों हो गई गवर्नमेंट मसालों को लेकर के? मसाले भारत का सबसे प्रमुख निर्यात है विपुल जी, और पूरी दुनिया में मसालों का अकेला सप्लायर भारत है। दुनिया में सबसे बड़ा बाजार भारत के लिए, और आज से नहीं, इतिहास से वास्को डी गामा इन्हीं मसालों के चक्कर में भारत आया था। भारत का रास्ता खोजा गया था इतिहास से। अब समस्या ये कि भारत के जितने भी पारंपरिक बाजार हैं, अधिकांशतः बाजार दुनिया में भारत के पास है मसाले के, उनमें जो प्रमुख बाजार हैं वहाँ से भारतीय मसालों की गुणवत्ता को लेकर बेहद गंभीर शिकायतें आ रही, और ये भारत के मसाला उद्योग की निर्यात की साख पर खतरा है। ऐसा पिछले 20-25 सालों में कभी देखने को नहीं मिला। हांगकांग से, सिंगापुर से, न्यूजीलैंड से मसालों के कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो रहे हैं। दिक्कत कहीं भारतीय ढांचे में है। मेरी इस मामले में जब विशेषज्ञों से बात हो रही थी और मसाला उद्योग के लोगों से बात हो रही थी, अभी तक कभी इस तरीके की परिस्थिति नहीं पाई गई जब मसालों में कीटनाशकों की मात्रा इतनी अधिक होती थी। उस कीटनाशकों की मात्रा अधिक होने के कारण अब दुनिया के अलग अलग देशों के जो स्टैंडर्ड हैं उनकी जांच में ये फेल होते हैं और उनको रिजेक्ट किया जाता है। चीज़ें उलझ गई हैं। भारत के निर्यातकों को ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार ने इसमें दखल नहीं दिया तो ये मसालों का निर्यात टूट जाएगा और इसके बाजार मिलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ सरकार ने दुनिया के देशों से कहा है कि वो हमें ये बताएं कि वो ये जो एथिलीन ऑक्साइड है इसका कितना अंश इसमें शामिल रखना चाहते हैं, और उस हिसाब से मसालों की गुणवत्ता के नियम तय किए जाएंगे। जो नटशल में दिखाई दे रहा है, जो पूरे का सूत्र दिख रहा है कि भारत की मसाला गुणवत्ता व्यवस्था में अब बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। आमतौर पर भारत के मसालों की गुणवत्ता की, पैकेजिंग की और इसकी जांच के नियम खासे पुराने हो चुके हैं। दुनिया में शुद्धता को लेकर जो नए नियम आ रहे हैं, भारत का मसाला उद्योग उससे, स्पाइसेस निर्यात उससे तालमेल करने में पिछड़ रहा है। सरकार को इसमें दखल देना पड़ेगा और सरकार की बेचैनी 100% जायज़ है। और सर, अभी आपने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया वास्को डी गामा का, उसके बारे में अगर आप एक लाइन बता सके, क्या वाकई में भारत की गुलामी भी क्या भारत से मसालों की निर्यात से ही पूरी दुनिया का व्यापार शुरू हुआ। दुनिया की ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री में जो स्पाइसेस का ट्रेड है वो भारत के पर केंद्रित है। और आप तो विपुल जी स्टॉक मार्केट के विशेषज्ञ हैं। दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट जब बना था तो वो भारतीय मसालों के निर्यात से कारोबार करने के लिए बना था। दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट एम्स्टर्डम में बना था। एम्स्टर्डम में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसे भारत से मसालों का कारोबार करना था, और वो दुनिया की पहली पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी जिसके स्टॉक्स वहाँ ट्रेड होते थे। और उसके बाद फिर दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी जो ब्रिटेन की थी, जिसने मसालों का भारत से कारोबार किया। तो ये पूरी जंग जो यूरोप के 2 देशों के बीच में हुई भारतीय बाजार में कब्जे को लेकर, वो दरअसल मसालों पर के बाजार पर कब्जे की जंग थी।
और यही वजह है कि भारत का पहला कमोडिटी एक्सचेंज भी जो है मसालों को लेकर के केरल में बना। तो काफ़ी अच्छी जानकारी जो है हमारे दर्शकों को मिली होगी आज इस बात को लेकर के। इधर भारतीय स्टेट बैंक ने रिटेल फिक्स्ड डिपॉजिट पर एक बार फिर से ब्याज दरों को बढ़ाया है। एसबीआई ने विभिन्न अवधि की एफडी पर 25 से 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। नई ब्याज दरें 15 मई से लागू हो चुकी हैं। एसबीआई ने ब्याज दर बढ़ाने से बैंकिंग इंडस्ट्री में फंड जुटाने के लिए अब प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी। बैंक ने रिटेल और बल्क दोनों फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। 2 करोड़ रुपए तक के जमा को रिटेल डिपॉजिट और 2 करोड़ से ज़्यादा की जमा को बल्क डिपॉजिट कहा जाता है। सर, ये एफडी पर लगातार ब्याज बढ़ना क्या इंडिकेट कर रहा है? बड़ा दिलचस्प एफडी का बाजार हो गया है। अगर आप एफडी में पैसा लगाना चाहते हैं या अपनी बचत करना चाहते हैं तो जरा इस पूरे विश्लेषण को ध्यान से सुनिए। एसबीआई 5.5% के आसपास की ब्याज दर दे रहा है और इस पर काफ़ी हल्ला है कि एसबीआई ने एफडी की रेट बढ़ा दी है। आपको पता है भारत के जो 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनमें एफडी पर रेट 9.5% तक पहुंच गई है। और एक तरफ भारत के छोटे फाइनेंस बैंक हैं जो 7%, 8% और 9.5% तक की रेट दे रहे हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक सीनियर सिटीजन्स को अभी ताजे आंकड़े के मुताबिक 9.50%, 9.5% की इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं यदि उनके पास 1 साल से 10 साल तक की बचत रखी जाती है। तो कहां स्मॉल फाइनेंस बैंक और कहां एसबीआई जैसा बड़ा बैंक? एसबीआई क्यों इतना ब्याज दर नहीं दे सकता? क्योंकि एसबीआई के लिए इस ब्याज की लागत को उठाना, चुकाना बेहद मुश्किल हो जाएगा और यही बाजार की बड़ी प्रतिस्पर्धा है। अभी हम हाल में आपको बताते रहे हैं अपने मनी सेंट्रल के कार्यक्रमों में कि सरकार बैंकों को मदद करने के लिए कर्ज को पहले खरीद रही है, बॉन्ड्स का बायबैक कर रही है, जो फिलहाल पार्शियली असफल हो गया और बैंकों को अब पूंजी की जरूरत है। विपुल जी, बैंकों के पास पूंजी का स्रोत या तो यह है कि सरकार बैंकों में पूंजी डाले या फिर डिपॉजिटर्स पैसे दें या फिर बैंक जाकर बाजार से बॉन्ड से बाइंग करें। डिपॉजिटर्स को बुलाने के लिए अब बैंकों के पास बड़े जो बैंक हैं भारत के सरकारी बैंक, उनके सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। एक ये कि जो चतुर सयाने लोग हैं उन्होंने एफडी से निकालकर शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना शुरू कर दिया। 8%, 9%, 10% का रिटर्न समझदार निवेशकों को ज़्यादा भी रिटर्न मिल रहा है म्यूचुअल फंड से, अगर उन्होंने सही ढंग से समझदारी के साथ अपने पोर्टफोलियो बनाए हैं। तो दूसरे जो और इसके अलावा जो बाजार की जोखिम में नहीं आगे जा सकते हैं, उन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास जाना शुरू कर दिया है। जहां आपको एसबीआई में पैसा रखने पे 5-5.5% मिल रहा है और वही स्मॉल फाइनेंस बैंक पर चले जाइए तो 7 से 7.5% मिल रहा है। तो भारत के जो मुख्य धारा के मेन स्ट्रीम के बड़े बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, उनके सामने डिपॉजिट्स का सूखा पड़ गया है और इसलिए एसबीआई को अब ये एफडी पर ब्याज दर बढ़ानी पड़ी है। लेकिन एसबीआई जैसे बैंकों के लिए मुश्किल यह है कि वो एक सीमा से अधिक ब्याज दरें एफडी पर नहीं बढ़ा सकते, ब्याज डिपॉजिट महंगा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको उनके क्रेडिट के पर मिलने वाले रिटर्न और मार्जिन्स पर इस पर असर पड़ेगा। तो ये जद्दोजहद बेहद दिलचस्प होने वाली है अगले कुछ महीनों में, जब भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंक, म्यूचुअल फंड मिलकर एफडी बाजार से सरकारी बैंकों को पीछे धकेल रहे होंगे। और यही वजह है कि बैंक जो है इस समय ढूंढ रहे हैं ग्राहकों को, तो एफडी कराने के लिए जो है, इसीलिए जो है होड़ मची हुई है और लगातार ब्याज दरें जो है कंपटीशन में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इधर मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंडेक्स यानी कि एमएससीआई में 13 नई कंपनियों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 3 कंपनियां इंडेक्स से बाहर भी होंगी। शामिल की गई कुछ कंपनियों में बीएसई पर बढ़त के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। इसका असर शेयर बाजार में विदेशी निवेश पर पड़ सकता है। सर, कौन से नए स्टॉक आ रहे हैं एमएससीआई इंडेक्स में और क्या स्थिति होगी शेयर बाजार में? ये भी दिलचस्प उथल-पुथल है। हर साल मॉर्गन स्टैनले अपने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से स्टॉक्स की प्रक्रिया बदलता है और कुछ स्टॉक्स को निकालता है और को बाहर करता है। माना जा रहा है कि इससे करीब $2 बिलियन के आसपास एडिशनल फंड भारत के बाजार में विदेशी निवेशक आएंगे। भारत को इस समय विदेशी निवेश की जरूरत है। हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि इस पूरे चुनावी माहौल में विदेशी निवेशक सबसे ज़्यादा बियरिश बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा बिकवाली कर रहे हैं। उन्होंने बाजार में काफ़ी शॉर्ट्स कर रखे हैं। तो इस खबर से हो सकता है थोड़ा विदेशी निवेशकों को सहारा मिले। लेकिन स्टॉक्स जो शामिल किए गए इंडेक्स में वो काफ़ी दिलचस्प है। विपुल जी के साथ अगले हेलो मनी 9 में आप इस पर जरूर सवाल पूछिएगा कि इन स्टॉक्स का असर क्या पड़ेगा। जो कंपनियां आ रही हैं इस इंडेक्स में, जिनकी संभावना बताई जा रही है, उसमें इंडस टावर है, फिनिक्स मिल्स है, पॉलिसी बाजार है, सुंदरम फाइनेंस है, एनएचपीसी है, बॉश है, सोलर इंडस्ट्रीज है, जिंदल स्टील है, मैनकाइंड फार्मा है, टोरेंट पावर है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और कैनरा बैंक है। और इसके साथ विपुल ये पूरा एमएससीआई इंडेक्स अब खासा डाइवर्सिफाइड हो गया है। हमने इससे पहले एमएससीआई इंडेक्स में बड़ी कंपनियों के, दिग्गजों के, बीएफएसआई सेक्टर की कंपनियों का दबदबा देखा था, पर ये जो नए स्टॉक्स आ रहे हैं इससे काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी टावर की कंपनी मिल रही है, इसमें एनएचपीसी है, इसमें कुछ टेक्नोलॉजी कंपनियां भी हैं, इसमें एक स्टार्टअप भी है। जबकि इस इंडेक्स से बाहर होने वाली कंपनियों की सूची में पेटीएम, इंद्रप्रस्थ गैस,
और बर्जर पेंट्स हैं। तो ये जो पुनर्गठन होगा, इस पुनर्गठन का असर हमें विदेशी निवेशकों के पोर्टफोलियो पर दिखाई देगा, क्योंकि जब MSCI इंडेक्स बदलता है तो विदेशी निवेशक उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को रीजिक करते हैं और बदलाव करते हैं। तो इसके बाद बाजार में किस तरीके का रुख होगा, क्या बदलाव होगा इस इंडेक्स के लागू होने के बाद, इन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा, इन पे को ग्राहक कैसे मिलेंगे, और ये इसके लागू होने के बाद पता चलेगा। इसके बारे में आपको विपुल जी हेलो मनी में बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और करीब इन सभी कंपनियों में 17 से 20 करोड़ डॉलर के आसपास का निवेश जो है आ सकता है, इस तरह के अनुमान जताए जा रहे हैं। और ये सभी कंपनियों में सर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेजी भी रही, चाहे NHPC हो, सोलर इंडस्ट्रीज हो, इंडस टावर हो, तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, तो बाजार में निवेशकों को ये पता है कि MSCI इंडेक्स में ये नई कंपनियां स्टॉक शामिल होने वाले हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस बदलाव के साथ म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में भी बदलाव होगा। जब MSCI इंडेक्स अपने पैकेज में स्टॉक्स बदलता है तो म्यूचुअल फंड निवेशक भी अपने स्टॉक्स में बदलाव करते हैं। इसके अलावा MSCI का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें भी बदलाव होने वाला है। स्मॉल कैप और मिड कैप में करीब करीब 14 ऐसे स्टॉक्स हैं जो शामिल किए जाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर हम देख रहे हैं इस बार सर दबदबा पावर क्षेत्र का थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, इस बीच रिजर्व बैंक ने NBFC कंपनियों को गोल्ड लोन को लेकर के सख्त निर्देश जारी किए हुए हैं। RBI ने NBFC को लोन टू वैल्यू रेशियो, ऑक्शन प्रोसेस, कैश डिस्टर्बेंस से जुड़े हुए नियमों को सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। दरअसल RBI को पिछले कुछ दिनों में कंपनियों के द्वारा नियामक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने की जानकारी मिली थी। सर, लगातार इतनी सख्ती RBI की तरफ से NBFC को लेकर के क्यों हो रही है? गोल्ड लोन कंपनियों में 3 बड़ी बीमारियां पाई गई हैं और उन तीनों बड़ी बीमारियों पर अब सख्त निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ NBFC कंपनियों पर भी सख्ती की जा रही है। उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। गोल्ड लोन कंपनियों में अभी तक की पड़ताल से 3 समस्याएं निकली। एक तो लोन टू वैल्यू रेशियो खराब है। ये क्या होता है? लोन टू वैल्यू रेशियो ये है जितने का सोना आप गिरवी रखते हैं बैंक के NBFC कंपनी के पास, उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है और उसके बदले गोल्ड कैसे दिया जाता है। क्योंकि गोल्ड का वैल्यूएशन फ्लैक्चुएट करता है, गोल्ड की क्वालिटी के आधार पर उसका वैल्यूएशन होता है कि उसमें वैल्यूएशन कैसा होता है। इस मामले में नियमों को लेकर खासी गफलत पाई गई, भ्रष्टाचार भी पाया गया। कई जगह बैंक के मैनेजर्स ने, कर्मचारियों ने खराब गोल्ड लेकर लोन दे दिया। तो पहली चीज, इसको लेकर नए नियम तय किए गए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है गोल्ड लोन कंपनियों के भीतर, वो उनका ऑक्शन प्रोसेस है। ऑक्शन को लेकर हजारों सवाल उठे हैं। वजह यह कि जब कोई लोन लेने वाला, सोने के बदले गोल्ड का कर्ज लेने वाला व्यक्ति डिफॉल्ट कर जाता है, पैसा नहीं चुकाता है, तो गोल्ड लोन कंपनी के पास उसका अधिकार होता है कि उस सोने का वो ऑक्शन कर दे, उसे बेच दे या उसको ऑक्शन करके वो पैसा वसूल ले। अगर आप थोड़ा अखबारों को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको दिखाई देगा कि आए दिन किसी मुथूट फाइनेंस या किसी गोल्ड लोन कंपनी की तरफ से बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं जिसमें आपको तमाम ब्यौरा मिलता है कि किसी का हार, किसी का कड़ा, किसी का कुछ सोने के का ऑक्शन शुरू हो रहा है, क्योंकि उस ऑक्शन के जरिए वो पैसा उठाया जा रहा है। इस ऑक्शन प्रोसेस में खासी धांधली भी है, अपारदर्शिता है। तो इसे ठीक करने के लिए गोल्ड लोन कंपनियों से कहा गया और इसके अलावा कैश डिसबर्समेंट के नियम तय कर दिए गए। 20,000 रुपए से ज्यादा के लोन कैश में गोल्ड के बदले नहीं दिए जाएंगे, ये हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद गोल्ड लोन कंपनियों के कामकाज के तौर तरीकों पर खासा असर पड़ेगा और गोल्ड लोन लेने वालों के लिए भी थोड़ी चुनौतियां बढ़ेंगी। उनसे कई सारे सवालों का जवाब उन्हें लोन लेते समय देना होगा। सर, और कौन से नियम कौन से बताए गए हैं RBI की तरफ से? NBFC को लेकर भी अब चिंता खासी ज्यादा है और NBFC को लेकर मैं कल एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा पढ़ रहा था। केरेज की एक कल रिपोर्ट आई जिसने बताया कि पिछले 3 या 4 महीनों में विपुल जी NBFC को बैंकों ने जितना कर्ज दिया है उससे कहीं ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड्स ने NBFCs के बॉन्ड्स में लगाया है। और ये एक ऐसा फैक्टर है जिस फैक्टर के बाद RBI की चिंता NBFCs को लेकर बढ़ रही है, क्योंकि NBFCs पूरे फिनेंशियल सिस्टम की एक सबसे कमजोर कड़ी हैं। भारत का हाल फिलहाल का इतिहास बताता है कि NBFCs ने भारत में ज़बरदस्त मेल्टडाउन क्रिएट किए हैं, चाहे वो दीवान हाउसिंग फाइनेंस हो, चाहे वो IL&FS के एपिसोड हो। इसलिए अब नए नियमों के तहत NBFCs के रिस्क प्रोफाइल को, उनके जोखिमों को नए सिरे से पैमाइश करने के लिए नियम तय किए जा रहे हैं। इसके साथ साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड और रिस्क वेटेज के नए नियम आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये समझना जरूरी है कि अब NBFC में केवल बैंकों का पैसा ही नहीं जा रहा है, म्यूचुअल फंड्स के पास भी जो सरप्लस कैश पड़ा हुआ है वो भी NBFCs के बॉन्ड्स में और उनके बोरोइंग प्रोग्राम्स में दिया जाता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन से पैदा हुई रुकावटों की वजह से भारत का वस्तु निर्यात अप्रैल में 5 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। सालाना आधार पर अप्रैल में निर्यात मामूली 1.07% बढ़ करके 34.99 अरब डॉलर रहा। वहीं इस दौरान आयात 10.25% बढ़ करके 54.09 अरब डॉलर पर पहुंच गया। निर्यात और आयात के बीच अंतर बढ़ने से व्यापार घाटा भी बढ़ करके 19.1 अरब डॉलर
हो चुका है। सर, सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं व्यापार घाटा बढ़ने की? व्यापार घाटा बढ़ने की वजह दो महत्वपूर्ण आयात जिन्होंने व्यापार घाटे को लड़खड़ा दिया। भारत का निर्यात तो टूटा हुआ है, इसको हम लगातार बताते रहे हैं, पुराना किस्सा है। भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा भी टूट रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार भी नहीं मिल रहा है। इधर कुछ बड़े जो निर्यात थे कृषि के, उन पर प्रतिबंध भी लग गया, तो निर्यातों की स्थिति तो अच्छी नहीं है। भारत के निर्यात में तेज गिरावट हमें दिखाई दी है इस दौरान 5 महीने के न्यूनतम स्तर पर है। पर इससे ज़्यादा चिंता की बात है भारत का व्यापार घाटा, और उसमें दो फैक्टर महत्वपूर्ण जो मैं आंकड़े देखकर बता रहा हूं। भारत का ऑयल इंपोर्ट रहा करीब $16.46 बिलियन और गोल्ड इंपोर्ट रहा $3.11 बिलियन। यह मार्च की तुलना में डबल है। मार्च में 1.53 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ था। अब इतना सोना कौन इंपोर्ट कर रहा है उस स्थिति में, जबकि सोने की कीमतें अपनी सर्वोच्च ऊंचाई पर है, ऐतिहासिक ऊंचाई पर है, जो हम आपको लगातार बताते चले आ रहे हैं। भारत में इतना अधिक सोना निर्यात होने के कारण भारत का जो व्यापार घाटा है उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें एक हिस्सा रिजर्व बैंक का भी हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों में रिजर्व बैंक ने गोल्ड का बड़ा इंपोर्ट किया है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड रखने के लिए। इसलिए यह भी एक हिस्सा है, क्योंकि इतना बड़ा इंपोर्ट एक महीने में डबल हो जाना, जबकि भारतीय बाजार में इतनी बाइंग नहीं है सोने की और इस कीमत तो इतनी बाइंग नहीं है, तो इसमें शायद रिजर्व बैंक की भी भूमिका हो सकती है। रिजर्व बैंक के आयात के कारण भारत का गोल्ड इंपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। ऑयल इंपोर्ट्स पिछले मार्च की तुलना में थोड़े से कम रहे हैं। इधर देश के शहरी क्षेत्रों में 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च तिमाही में घट करके 6.7% रही। एक साल पहले इसी अवधि में बेरोजगारी की दर 6.8% थी। शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च 2024 में घट करके 8.5% रही, जो कि एक साल पहले इसी तिमाही में 9.2% रही थी। सर, बेरोजगारी के आंकड़े क्या इंडिकेट कर रहे हैं? अब ये इस आंकड़े की सुर्खियां भरमाने वाली हैं। सुर्खियां ये बता रही हैं कि पिछले साल की तुलना में भारत में शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर में कमी आई। ये एक सच है, 6.8% से 6.7%। लेकिन अब सीक्वेंशियल अगर तिमाही के आधार पर देखें तो दरअसल भारत में इस तिमाही में बेरोजगारी की दर बढ़ी है पिछली तिमाही की तुलना में 6.5 से 6.7%। तो यानी एक तरफ सालाना आधार पर तो हमें कमी दिख रही है, पर अगर आप तिमाही से तिमाही की तुलना करें, एक तिमाही से दूसरी तिमाही की तुलना करें, तो बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी दिखाई दी है। 6.7% का आंकड़ा हमें दिखाई दे रहा है। और हालांकि अगर आप पैंडेमिक के दौर की तुलना करें तो उससे बेरोजगारी की दर लगभग आधी है, पर भारत की में 6% से ऊपर की ग्रामीण बेरोजगारी दर बहुत लंबे समय से बनी हुई, और ये एक बेहद महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है, जिसकी झलक हम कहीं ना कहीं घूम घाम कर चुनाव में देख भी रहे हैं। बिल्कुल। एयरटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल विट्ठल ने कहा है कि मोबाइल टैरिफ को बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि देश के दूरसंचार उद्योग में शुल्क की दरें दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। उन्होंने रिटर्न अनुपात को बढ़ाने के लिए शुल्क दरों में बढ़ोतरी की वकालत की है। क्या तैयारियां लग रही सर एयरटेल की? एयरटेल की तैयारियां बड़ा स्पष्ट हैं। एयरटेल के नतीजों ने इसकी भूमिका तैयार कर दी थी। प्रॉफिट फ्लैट था और तभी से तय हो गया था कि एयरटेल के टैरिफ में बढ़ोतरी होगी। पर एयरटेल कितना एग्रेसिव है टैरिफ बढ़ाने को लेकर, ये इस बयान से, गोपाल विट्ठल के बयान से समझ में आता है। एयरटेल गोपाल विट्ठल ने कहा कि भारत में इतनी सारी सुविधाओं के बाद भी जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, यानी हर ग्राहक से मिलने वाली जो कमाई है, वो दुनिया में सबसे कम है। इसे बढ़ाकर 300 रुपये तक पहुंचाया जाना चाहिए, 200 रुपये अभी आसपास है। यानी एयरटेल ये कह रहा है कि बस चुनाव का शोर शांत होने दीजिए, 4 जून को नतीजा आने दीजिए, उसके बाद एक नहीं कई बार मोबाइल के टैरिफ बढ़ाए जा सकते हैं। क्योंकि जिस लेवल के आरपीयू को टारगेट करने की बात गोपाल विट्ठल अपने इस बयान में कह रहे हैं, इससे लगता है कि कई बार इसे बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि भारत में एब्सर्डली लो टैरिफ हैं और इनको ऊपर ले जाने की ज़रूरत है। आपको पता है कि भारतीय मोबाइल बाजार में 2 ही कंपनियां हैं और दोनों की डुओपोली है। तो जियो पर भी अब दबाव है, क्योंकि जियो के नतीजे जब आए थे तब भी स्पष्ट हो गया था कि जियो का तो आरपू एयरटेल से भी कम है। तो जियो को एयरटेल के बराबर आने के लिए, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र लाने के लिए जियो को तो और ज़्यादा बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो इसलिए तैयार हो जाइए, चुनाव का नतीजा कुछ भी आए, आपका अगला मोबाइल बिल जो 2 महीने बाद आएगा वो बढ़कर ही आएगा। और यही वजह है जिसकी वजह से आज 3.25% की तेजी भारतीय एयरटेल में देखने को मिली। वोडाफोन भी 2% के आसपास भागता हुआ दिखाई दिया। पिछले 6 महीने में भारतीय एयरटेल ने 40% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अब रुक कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का।
जीडीपी, महंगाई और राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना के लिए केंद्र सरकार बेस ईयर में बदलाव कर सकती है। अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की सटीक गणना के लिए ये बदलाव किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक नई व्यवस्था में वित्त वर्ष 2022-23 को बेस ईयर माना जा सकता है। मौजूदा व्यवस्था के तहत वित्त वर्ष 2011-12 को बेस ईयर माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक नए बेस ईयर को लागू किए जाने का फैसला चुनाव के बाद किया जाएगा। सर, ये फॉर्मूला क्यों बदल रहे हैं? पहले भी तो एक बार बदला गया था। हाँ, ये बदलाव आवश्यक हो जाता है। 2012 क्या था, अब आज इस समय जो जीडीपी के आंकड़े आपके पास आते हैं, जो राष्ट्रीय इनकम के, नेशनल इनकम के आंकड़े आते हैं, भारत में कितना उत्पादन हुआ उसके वैल्यूएशन के आंकड़े आते हैं, तो ये 2012 के मूल्यों पर तय किए जाते हैं। आमतौर पर एक दशक में अर्थव्यवस्थाओं के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव होता है, तो इसके तहत ये सांख्यिकीय प्रक्रिया है कि बेस ईयर को बदला जाता है। तो अब संभावना इस बात की है कि 2012 के बजाय 2023-24 के मूल्यों को आधार बनाया जाएगा। जीडीपी मूल्य है, वैल्यूएशन है, तो एक किसी खास वर्ष के मूल्य को आधार बनाकर फिर जीडीपी का प्रोजेक्शन किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था में बदलाव हुए हैं पिछले एक दशक साल में, उन्हें वापस कैप्चर किया जा सकता है। 2012 में भारत की अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप्स नहीं थे। 2012 की अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स बहुत सीमित था, क्विक कॉमर्स तो नहीं ही था। 2012 की अर्थव्यवस्था में एनबीएफसीज इतनी बड़ा सेक्टर नहीं था। 2012 की अर्थव्यवस्था में टैक्सेशन की परिस्थिति दूसरी थी, लोगों के खपत के तौर तरीके दूसरे थे, कारें दूसरे तरह से बिकती थी। ये सारा जो नया पैटर्न पिछले 10 साल में बना है, इसे कैप्चर करने के लिए, इसे रिफ्लेक्ट करने के लिए, इसे दिखाने के लिए नए बेस ईयर की तैयारी की जा रही है। और इस बेस ईयर के बाद भारतीय जीडीपी की तस्वीर हमें बदली दिखाई देगी। कितनी बदली दिखाई देगी यह भी बताना मुश्किल है, क्योंकि सरकार अभी 2023-24 को लाने पर विचार कर रही है। इस पर एक पूरी रिसर्च होती है, नीति आयोग और सांख्यिकी मंत्रालय मिलकर एक सिस्टम तय करता है, फिर वेटेजेस बदले जाते हैं। तो जब हमारे पास जीडीपी का आंकड़ा नए आधार पर आएगा तो हम समझ पाएंगे कि जीडीपी की व्यवस्था में या जीडीपी के ढांचे में क्या बदलाव हुआ। लेकिन ये शिफ्ट बड़ा होगा। अगर 2012 की तुलना में 2023-24 को आधार बनाकर जीडीपी तय किया जाता है, तो जीडीपी के स्वरूप में, उसके ढांचे में हमें बड़े बदलाव दिखेंगे। जी, इधर खाद्य महंगाई के बाद अब कोर महंगाई के भी बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कोर महंगाई में बढ़ोतरी की संभावना से ब्याज दरों में कटौती दिसंबर तिमाही तक टल सकती है। उनका यह भी कहना है कि कच्चा तेल, मेटल समेत कई कमोडिटीज़ के दाम बढ़ना शुरू हो चुके हैं, जिससे आगे चल करके कोर महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सर, कोर महंगाई को भी लेकर के टेंशन बढ़ गई। ये दूसरी चुनौती आ गई देखिए रिजर्व बैंक के लिए। रिजर्व बैंक अभी तक केवल खाद्य महंगाई को ही बिसूर रहा था, उसी को रो रहा था कि इतनी जिद्दी फूड इन्फ्लेशन है, हर चीज़ की कीमतें बढ़ी हुई। अब कोर इन्फ्लेशन, जिसने करीब 6 महीने से रिजर्व बैंक को राहत दे रखी थी, 5% से नीचे बनी हुई थी, उसने वापसी के संकेत देने शुरू कर दिए। संकेत आए अभी हाल के WPI से जो थोक मूल्य सूचकांक का आंकड़ा अभी आया, जिसको हमने आपको बताया था, उसमें ये संकेत मिला है कि इसमें बढ़ोतरी शुरू हो गई। अब जिसके भीतर जाते हैं और पीछे जाकर समझते हैं तो दिखाई देता है हमें कि सर्विसेज की इन्फ्लेशन और गुड्स की इन्फ्लेशन इसके भीतर 3% और 3.2% और 2.8% पर बनी हुई है। यानी सर्विसेज और सामानों की महंगाई अब बढ़ी हुई है। इस बार का इकोनॉमिकम आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने आपको विस्तार से उसमें बताया है कि खाद्य महंगाई किस तरह से जिद्दी हो गई, और वहीं उसमें हमने आपको बताया है कि खाद्य महंगाई का असर अब कोर इन्फ्लेशन पर भी दिखने लगा है। तो कोर इन्फ्लेशन की बढ़ोतरी के बाद खासतौर से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी जो हमें आने वाले समय में होती दिखाई दे रही है, इसके संकेत हम आपको बराबर देते रहें, क्योंकि कंपनियों की सेल्स गिरी हुई है तो उन्हें अपने मार्जिन्स को रिकवर करने के लिए कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। खाद्य उत्पादों की महंगाई मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि जिन्स कमोडिटीज़ महंगे हैं तो प्रोसेस्ड फूड और बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही। ऐसी स्थिति में अब रिजर्व बैंक के पास दोनों महंगाई के दोनों हिस्सों में बढ़ोतरी दिखाई देने लगी, यानी दोनों तरफ आग जलने लगी है। एक तरफ तो कम से कम कोर इन्फ्लेशन ठंडी थी, तो ये माना जा रहा था कि रिजर्व बैंक को थोड़ी राहत मिलेगी, जिसका मतलब आप ये निकाल सकते हैं कि अभी फिलहाल सितंबर क्या अक्टूबर तक भी, खरीफ की फसल आने के बाद तक भी भारत में ब्याज दरों में कमी होने की किसी तरीके की गुंजाइश नहीं। और कोर इन्फ्लेशन एकदम अचानक बढ़कर सामने आ गई, बड़ी ज़्यादा बढ़ गई, खाद्य महंगाई तो बढ़ी हुई है, तो फिर रिजर्व बैंक को और भी ज़्यादा लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है ब्याज दरों को कम करने के लिए। तो फिलहाल अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाल फिलहाल में जो है ब्याज दरें सस्ती होंगी, तो इसको जो है टाल ही दीजिए अभी। और ये इसलिए इसका संकेत यही वजह है कि आप एसबीआई ने अपने यहाँ डिपॉजिट्स पर ब्याज दर बढ़ाई है, क्योंकि एसबीआई और बैंकों को समझ में आ रहा है कि कर्ज तो सस्ता होने से रहा, इस चक्कर में उनके डिपॉजिट्स भी लूज हो रहे हैं। तो अब आने वाले समय में आपको कुछ और बैंक्स भी दिखाई देंगे, जो बड़े बैंक, छोटे बैंकों ने तो बढ़ा दिया, कुछ और बैंक भी दिखाई देंगे जो अपना डिपॉजिट्स की रेट पर में बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि कर्ज सस्ता होने की गुंजाइश फिलहाल अभी नहीं है।
इधर अमेरिका में कोर महंगाई घटने की वजह से वैश्विक बाजारों में हलचल बढ़ गई है। अप्रैल के दौरान अमेरिका में कोर महंगाई दर 0.3% रही, जो कि अनुमान से कम रही। महंगाई दर में आई इस कमी की वजह से अमेरिका में ब्याज दरें घटने की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जिस वजह से अमेरिकी करेंसी डॉलर में गिरावट आई है और डॉलर की नरमी की वजह से कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ गई हैं। सोने का भाव फिर से $2400 के करीब पहुंच गया है। कच्चे तेल का भाव $83 के ऊपर है और भारतीय बाजार में चांदी का भाव 87,000 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। सर, अमेरिका में महंगाई के ये नए आंकड़े क्या फेड के फैसले को बदल सकते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब थोड़ी सी उम्मीद देखिए, शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत चलते हैं। बॉन्ड बाजार हमेशा ये शेयर बाजार हमेशा ये सुनने को तैयार रहता है कि कब ब्याज दरें घटेंगी, मतलब वो एकदम तैयार रहता है और जहां से भी थोड़ा सा भी संकेत उसको दिखता है उसको वो बड़ा करके और उस असर के तौर पर बाजार में की ट्रेडिंग में वो ट्रेंड रिफ्लेक्ट होने लगता है। अमेरिका में सीपीआई जो कोर महंगाई के आंकड़े आए वो उम्मीद से थोड़े बेहतर आए। हालांकि फेडरल रिजर्व अभी पिछले हफ्ते ही ये कह चुका है, जीरोम पावल कह चुके हैं कि अमेरिका की महंगाई काबू से बाहर है। अभी इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि ब्याज दरों में कमी की जा सके, लेकिन इस महंगाई से लगा कि शायद कहीं पुनर्विचार होगा और बाजार में एक सेंटीमेंट बनना शुरू हुआ। इस वजह से हमने अमेरिका के बाजारों में बड़ी तेजी, अच्छी तेजी देखी, ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी तेजी देखी और इस तेजी का असर हमको दुनिया के बाकी बाजारों में दिखाई दिया। हालांकि भारतीय बाजार शायद इलेक्शन के दबाव के कारण बिल्कुल उल्टा चलता रहा। आज भी बाजार में उसी तरीके की उतार चढ़ाव और नरमी दिखाई दी, लेकिन इस एक कोर महंगाई के आंकड़े से जीरोम पावल अपना नजरिया बदल देंगे, अपना स्टैंड बदल देंगे, इसकी उम्मीद किसी को नहीं है। पर बाजार के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है, तो थोड़ी संकेत बाजार को अगर मिलते हैं तो उसके आधार पर शेयर बाजार में थोड़ी उम्मीद बनती दिखाई दी, लेकिन इसका उल्टा असर हमें दिखाई दिया कमोडिटी के मार्केट पे। कमोडिटी का जिक्र किया आपने सर, तो चांदी को लेकर के क्या लग रहा है, क्या आउटलुक निकल के आ रहा है? चांदी में रिकॉर्ड तेजी। और देखिए, आपको याद होगा हम लोगों ने मनी सेंट्रल में 2 ही 3 दिन पहले आपसे को विस्तार से बताया था कि चांदी की कीमतें रिकॉर्ड तेजी की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रही हैं। हमने उसमें आपको विस्तार से गोल्ड और सिल्वर के रेशियो के बारे में बताया था और देखिए चांदी की कीमतें आज भारतीय बाजार में रिकॉर्ड तेजी पर पहुंच गई। इसका एक असर ये भी था कि डॉलर इंडेक्स में नरमी आई और अमेरिकी बाजारों में थोड़ा नज़रिया बदला, लेकिन गोल्ड और सिल्वर दोनों महत्वपूर्ण बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में अब तेजी का बराबर रुख बना हुआ है और दोनों ही धातुएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हालांकि चांदी की ज़रूरत, चांदी इंडस्ट्रियल मेटल भी है, चांदी की डिमांड कई जगह इंडस्ट्रियल लेवल पर भी बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो चांदी की तेजी में काम कर रहा है विपुल जी, वो गोल्ड और सिल्वर का रेशियो है। क्योंकि गोल्ड की कीमतों के साथ चांदी की कीमत तालमेल करती है और गोल्ड जितनी तेजी से बढ़ता है लॉजिकली चांदी की कीमतों में भी उसी हिसाब से बढ़ोतरी दिखाई देती। तो वो रेशियो का प्ले आउट अब हमें वो रेशियो पूरी तरह से बाजार में सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। इस बीच अनबिके मकानों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए चीन की सरकार इन घरों को खरीदने का विचार कर रही है। CRIC के ताज़ा सर्वे के मुताबिक इस साल अप्रैल में चीन के टॉप 100 डेवलपर्स की बिक्री का मूल्य सालाना आधार पर 45% कम है। कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो ने कहा है कि वो बढ़ती हाउसिंग इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करके उन्हें बेहतर बनाएंगे। सर, चीन की सरकार ये मकानों को खरीद के करेगी क्या? चीन बड़ा बुरा फंस गया। 2021 से चीन के प्रॉपर्टी प्राइसेस में एक ज़बरदस्त स्लम्प आया था। उस इकोनॉमिकम का लिंक हम आपको फिर देंगे इस शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ, जिसमें हमने चीन के प्रॉपर्टी मार्केट की क्राइसिस के बारे में बताया था और हमने ये भी कहा था कि ये समस्या अब चीन की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगी, उसकी तेज विकास दर पर भारी पड़ेगी। तो अब तमाम कोशिशों के बाद, बैंकों से सस्ता कर्ज दिलाने के बाद, अलग अलग तरीके से इससे मदद करने के बाद चीन की सरकार विपुल जी बड़ी कंपनियों का डिफ़ॉल्ट नहीं रोक पाई। लगातार चीन के प्रॉपर्टी डेवलपर्स डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। बड़े बड़े प्रॉपर्टी कंट्री गार्डन का या एवरग्रैंडे के डिफ़ॉल्ट्स हमने देखे हैं। अब इसके बाद एक ही विकल्प बचता है कि चीन की सरकार इन अनबिके मकानों को खरीद ले, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में मकान बनाए गए। किसी को ये नहीं पता कि चीन की सरकार इन मकानों का क्या करेगी। इतने मकान खरीद कर वो किसे देगी, किन्हें बेचेगी, किसके लिए। लेकिन बेल आउट करने की एक और कोशिश है, जो कोशिश शायद चीन के लिए समाधान नहीं और ज़्यादा समस्या बनेगी, क्योंकि सरकार को अपने बजट से इस बेल आउट को फंड करना होगा। चीन से जो खबरें आ रही हैं हमारे पास, चीन के लोगों से जो बात हो रही, विशेषज्ञों से बात हो रही, चीन की सरकार बेहद डेस्परेट है इस समय किसी तरह से एक बड़ा प्रॉपर्टी मेल्टडाउन रोकने के लिए। और ख़तरा यह है कि चीन में
अब धीमे धीमे एक बड़े प्रॉपर्टी मेल्टडाउन की संभावना बनती दिख रही है। चीन का प्रॉपर्टी बाजार इतना इंटरकनेक्टेड है चीन की अर्थव्यवस्था से कि चीन की लोकल गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी हुई हैं, उनके टैक्सेस, उनके रेवेन्यूज, उनका इन्वेस्टमेंट वहाँ के प्रॉपर्टी बिजनेस से आता है। तो जितनी प्रॉपर्टी बिकेगी, जितने मकान बनेंगे, जितने मॉल्स बनेंगे, उतना ज़्यादा रेवेन्यू उनके पास आएगा। चीन के बैंकों का और दूसरे तीसरे स्तर के बैंकों का बड़ा पैसा प्रॉपर्टी मार्केट में फंसा हुआ है, क्योंकि चीन के जीडीपी में प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो ये चीन की सरकार की एक और कोशिश है कि किसी तरह से मेल्टडाउन, एक बड़ा बिखराव, एक बड़ा विध्वंस अर्थव्यवस्था में रोका जा सके। पर कितनी कोशिश कामयाब होगी हमें बाद में पता चलेगा। बताइए कि मतलब इस तरह के बेलआउट से कर्ज नहीं बढ़ेगा? हाँ, तो लेकिन अब कोशिश, कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। कर्ज भी बढ़ाया जा चुका है, चीन के प्रॉपर्टी मार्केट को बैंकों के जरिए कर्ज बढ़ाया जा चुका है, लेकिन कोशिश हो रही है कि कुछ अनसोल्ड इन्वेंट्री सरकार अगर खरीद लेगी तो शायद ये जो प्रॉपर्टी डेवलपर हैं ये अपने कर्ज चुकाना शुरू कर देंगे, नहीं तो इनके डिफॉल्ट्स बढ़ते जाएंगे। और जब कंपनियां डिफॉल्ट करती हैं तो बाजार में सेंटिमेंट पर बुरा असर पड़ता है। तो चीन गहरी मुश्किल में है अपने यहाँ अनबिके मकानों को लेकर, घोस्ट मॉल्स को लेकर, घोस्ट सोसाइटी कॉलोनीज को लेकर और हजारों लाखों खाली पड़े मकानों को लेकर। सर, झटपट का रुख करें उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहते हैं कि बाजार को में इतनी वॉलेटिलिटी क्यों देखने को मिल रही? सुबह बाजार गिर गया जबकि इंडिकेशन पॉजिटिव थे, अब देख रहे हैं कि 250 अंकों की मजबूती के साथ बाजार बंद हो रहा है। ये कारण क्या, इस तरह की वॉलेटिलिटी जो है निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट का, 400 पॉइंट की वॉलेटिलिटी आज हो गई। बाजार में खतरनाक जोन में है, क्योंकि बाजार की एक दिशा होना ठीक है, और हम आपको लगातार हमने बताया कि अगर आप सुबह देखें ग्लोबल क्यूज के आधार पर, जिसको कि बाजार की भाषा में ग्लोबल क्यूज कहा जाता, उसके आधार पर देखें तो शेयर बाजार को गिरना ही नहीं चाहिए था दोपहर में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बाजार अच्छे थे और बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। अब क्या हो रहा है कि छोटे छोटे मौके पर प्रॉफिट बुक करने की और बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखी जा रही हैं, और यही बाजार का चरित्र छोटे निवेशकों के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि आपको एक दिन में अंदाज लगाना मुश्किल है ना कि सुबह मार्केट कहां खड़ा था, दोपहर में कहां गया और उसके बाद 200 पॉइंट रिकवर करके सामने आ गया। तो अगर आप छोटे निवेशक हैं तो आप ध्यान रखिए, वोलेटाइल बाजार सबसे खतरनाक बाजार होता है। ये आपका बाजार नहीं है, ये ट्रेडर्स का बाजार है, और इस समय ऐसी परिस्थिति में बाजार किसी भी दिशा में जा सकता है। चुनाव को लेकर जो नर्वसनेस है, जो बेचैनी है, वो तो बाजार में बनी हुई है। विदेशी निवेशक इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, उन्होंने लगातार बिकवाली की है, और हमने कल आपको विस्तार से बताया था कि उन्होंने 2012 के बाद भारतीय बाजार में सबसे लंबी शॉर्ट पोजीशंस बना रखी हैं, यानी बाजार के गिरने पर वो ज़्यादा दांव लगा रहे हैं चुनाव के बाद बाजार के बढ़ने के बजाय। और आज के हमारे हेलो मनी 9 में भी हमारे जो एक्सपर्ट थे अरुण केजरीवाल जी, उनकी तरफ से कहा गया है कि अगले 11 दिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, सतर्क रहें, अलर्ट रहें, किसी भी तरह की नई पोजीशन अग्रेसिवली इस बाजार में मत लें। अब कुछ फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं झटपट में। वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत में ट्रैक्टर इंडस्ट्री की रफ्तार धीमी रही है। अप्रैल में घरेलू ट्रैक्टरों की बिक्री में 2.71% की गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल में 76,945 ट्रैक्टरों की बिक्री हुई, जबकि अप्रैल 2023 में 79,090 ट्रैक्टर बिके थे। इंडस्ट्री और जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव, जलाशयों में घटता जलस्तर, ढुलाई गतिविधियों में कमी और मध्यम रबी उत्पादन का असर ट्रैक्टरों की बिक्री में पड़ा है। इंडस्ट्री की उम्मीदें अब अच्छे मानसून के ऊपर टिकी हुई हैं। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के पूरा होने में लगातार देरी देखने को मिल रही है। प्रोजेक्ट्स में देरी कोविड महामारी के पूर्व के स्तर से ज़्यादा है। मार्च 2024 तक कुल 1873 परियोजनाएं चल रही थी, जबकि मार्च 2019 तक ये संख्या 1405 थी। देरी से चल रही 779 परियोजनाओं में से 36% 25 से 60 महीने, 26% 1 से 12 महीने, 23% 13 से 24 महीने और 15% 60 महीने से अधिक समय से देरी से चल रही थी। किसानों को उनकी उपज समय पर खरीदने और जल्द से जल्द उसका भाव किसानों को दिलाने के मकसद से सरकार स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक व्यवस्था में सुधार कर सकती है। व्यवस्था में सुधार का मकसद उपभोक्ताओं की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और फसल की बर्बादी को भी रोकना है। केंद्रीय खाद्य सचिव ने कहा कि इस व्यवस्था में बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और नई सरकार बनने के पहले 100 दिन में किए जाने वाले कामों में इसे प्राथमिकता दी जा सकती है। सर, ये कुछ फटाफट खबरें थी। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देरी की बीमारी फिर लौट आई है। हमने पिछले 5-6 साल में, 7 साल में ये बात बार बार सुनी, सरकार की तरफ से उच्च स्तर से सुनी कि परियोजनाओं का क्रियान्वयन पिछड़ता नहीं है, लटकता नहीं है, उनमें देरी नहीं होती, तमाम तरीके के मॉनिटरिंग सिस्टम्स बनाए गए। पर जो ताज़ा आंकड़ा आया है वो बताता है कि
पैंडेमिक के पहले यानी कोविड से पहले की स्थिति से ज़्यादा खराब स्थिति परियोजनाओं में देरी की हो चुकी है और इसमें से 431 परियोजनाओं को तो करीब करीब 1821 परियोजनाओं का आंकड़ा सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध है। उसमें से 431 परियोजनाओं की तो लागत भी बढ़ी है, उनकी कॉस्ट ओवररन भी हुई है, टाइम के बजाय उनकी लागत में भी बढ़ोतरी हुई है। और ये व्यवस्था थोड़ा चिंताजनक है क्योंकि भारत में एक बड़ा पैसा, बड़ी पूंजी बजट की इन परियोजनाओं में हर साल लगती है जो लंबे समय से पूरी नहीं होती। नई सरकार जब आएगी तो उसे इस चुनौती को नए सिरे से देखना होगा। सबसे ज़्यादा जिनकी परियोजनाओं में देरी हुई उनका नाम भी सुनते जाइए उन मंत्रालयों में। उसमें रेलवे और सरफेस ट्रांसपोर्ट है जिनकी परियोजनाएं सबसे ज़्यादा लटकी हुई हैं। इसमें भी रेलवे की परियोजनाओं की संख्या खासी बड़ी है जो समय पर न पूरा होने का हमेशा रिकॉर्ड बनाती है। अंशुमान सर, आज की इस चर्चा में जुड़े आप और तमाम खबरों का विश्लेषण किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मनी सेंट्रल को यहीं पर समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। ऐसे ही का